हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी और कैसे चल रही है आप सभी की तैयारी। आई होप अच्छे एंड स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे से कंटिन्यू कर रही होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद प्रीत चौधरी में। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा जो इस क्लास में जो टेस्ट सीरीज चल रही थी वो आपके सुपरवाइजर महिला अधिकारिता भर्ती की चल रही है, जिसका एग्जाम आपके 7 सितंबर को है। ठीक है, तो इसके आज तक हमने है वो 12 टेस्ट कर लिए हैं और आज 13वां हमारा मॉक टेस्ट रहने वाला है। आज के सिलेबस की बात करें तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम रोज के इसमें क्या है कि लगभग है वो 20 एवरेज 20 क्वेश्चन है वो करते हैं। किसी में हम है वो 25 से 27 कर लेते हैं, तो किसी में हमें 17 से 20 कर लेते हैं। तो एवरेज मान के चले कि हमें 20 से प्लस ही करते हैं। तो आज के क्वेश्चंस करेंगे और ये आपके पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग विद सॉल्यूशन रहने वाले हैं। अच्छे से मैं इनकी व्याख्या से आपको इजी वे में समझाऊंगी। सारी चीज अगर आपको समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट करके जो भी आपका डाउट आप पूछ सकते हो। अब बात करते हैं आज के सिलेबस की कि किस किस टॉपिक से आज क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आपका कंप्यूटर साइंस, आपका जो साइंस के क्वेश्चन आते हैं कंप्यूटर के तो रहेंगे, इसके साथ साथ ही आपके जो जनरल साइंस है जनरल साइंस के भी क्वेश्चन रहने वाले हैं। और आपको पता है कि कंप्यूटर है वो आपके 15 नंबर का आएगा, जनरल साइंस है 15 क्वेश्चन आएंगे 30 नंबर के, और जनरल साइंस है वो आपके 20 क्वेश्चन यानी 40 नंबर का आएगा। तो कितना इंपॉर्टेंट पोर्शन ये रहने वाला है। साथ में आगे हम बात करें तो आपके इंडिया पॉलिटी, राजस्थान पॉलिटी और इसके अंदर आपके इको, राजस्थान और इंडिया की ये तीनों है वो आपके 20 क्वेश्चन आएंगे। तो ये भी आज के सिलेबस में, और आज तक आपने जो टेस्ट इसमें मैं हमने लगाई है वो क्लासेस ली होगी। एक चीज आपने देखी होगी कि उसमें कंप्यूटर, जनरल साइंस और इंडियन पॉलिटी, राजस्थान पॉलिटी और इको ये क्वेश्चन मैं हर रोज लेके आती हूँ। चाहे और सब्जेक्ट के क्वेश्चन है वो एक दिन ना आए दूसरे दिन आए हो सकता है, लेकिन ये जरूर लेके आती हूँ। क्यों? क्योंकि ये देखिए ये 15 क्वेश्चन आएंगे, ये 20 क्वेश्चन, ये भी आपके 20 क्वेश्चन है रहने वाले हैं। कल कई स्टूडेंट के मैसेज आए थे कि मैम हमें आप राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर, राजस्थान की हिस्ट्री और ये भी ज्योग्राफी तो अपन रही चली रही है तो इसके भी क्वेश्चन लेके आओ। तो आज से मैंने ये भी स्टार्ट कर दिया है, इसके भी 4 से 5 क्वेश्चन है वो आर्ट एंड कल्चर और हिस्ट्री के मैंने है वो इंक्लूड किए हैं। तो क्लास काफी इंपॉर्टेंट रहेगी, तो आपको शुरू से लेके लास्ट तक देखनी है। और इसकी जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी, तो वो भी आपको ज्वाइन कर लेना है। अब एक बात और है कि कल आपके सीईटी 2024 का है वो नोटिफिकेशन आ चुका है ग्रेजुएशन का। 9 अगस्त से आपके फॉर्म है वो अप्लाई होने लग जाएंगे। तो अब देख लो कि अब की बार सीईटी में है आपके नेगेटिव मार्किंग है। क्या है आपके नेगेटिव मार्किंग है, एक ये चीज है। और दूसरा 40%, अब 40% वो ही ला पाएगा क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है, तो आपको अच्छे से अपनी तैयारी करनी पड़ेगी। और अब की बार तो आपके पटवारी की बात कर ले चाहे आपकी वीडियो की बात कर ले, ये दोनों वैकेंसी भी जो कि राजस्थान की काफी इंपॉर्टेंट वैकेंसी है, दोनों की दोनों सीईटी में शामिल हो चुकी है। तो आपको अच्छे से अभी से तैयारी में लग जाना है। क्यों? क्योंकि आपके जो एग्जाम है वो सितंबर में ही होनी है। सीटी सितंबर और अक्टूबर में रहेगी, सितंबर में ग्रेजुएशन, अक्टूबर में आपके 12th बेस रहेगी। तो काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने अब की बार सीटी में 40% मार्क्स नहीं लाए तो आगे आप है वो कोई भी वैकेंसी 1 साल तक नहीं दे पाओगे। हाँ, कल 2-3 बच्चों के कमेंट आए थे कि मैम पिछली वैकेंसी में यानी पिछली सीटी 2023 में है वो हमने मतलब कि 40% अब किसी ने तो किए थे, तो एक ने तो शायद 64% बताए थे, एक ने शायद है वो 70% बताए थे कि हम इतने लाए हुए हैं, तो क्या अब वाली वैकेंसी में देनी पड़ेगी? जरूर देनी पड़ेगी। वहां पे भी मैंने आपका रिप्लाई किया था, यहाँ भी मैं आपको बता रही हूँ कि चाहे आपके उसमें चाहे 90% हो, चाहे 80% हो, चाहे 40% हो, वो आपकी अमान्य हो चुकी है। अब आपको आगे 1 साल में जो भी पेपर देने होंगे तो वह अब आपके सीटी 2024 वाले में ही आप दे पाओगे। तो आपको अब सीटी देना पड़ेगा। ठीक है, और कोई भी न्यू अपडेट होती है तुरंत आपकी जितनी जल्दी जो भी आपको प्रोवाइड करवाती हूँ वो सारी की सारी टेलीग्राम पर मैं प्रोवाइड करवा देती हूँ। तो कोई भी चाहे आपके आंसर की से रिलेटेड हो, आपके रिजल्ट से रिलेटेड हो, किसी भी वैकेंसी से रिलेटेड हो, तो वो कोई भी अपडेट होती है मैं टेलीग्राम चैनल पर आपको प्रोवाइड करवा देती हूँ। तो वहां पे एक्टिव रहा करो। ठीक है, अब अपन बढ़ते हैं आज के टेस्ट के ऊपर, और आज अपना टेस्ट है वो स्टार्ट करते हैं। और अपने टेस्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है आपके कंप्यूटर साइंस का, और कंप्यूटर का जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि मान ले
कि वर्कशीट की सामग्री ऐसी है कि जब प्रिंट आउट लेते हैं तो यह एक से अधिक पेज में आएगा, और अब आप उसी वर्कशीट के प्रिंट आउट को एमएस एक्सेल 2010 में एक पेज में प्रिंट लेना चाहते हैं, तो हम उसका प्रयोग कर सकते हैं। यानी इसमें से किसका प्रयोग करेंगे? एक चीज देखना, मैंने हर बार बोलती हूँ, हर टेस्ट में बोलती हूँ कि जो आपके कंप्यूटर साइंस का जो सिलेबस आपको दिया गया है उसमें आपको सिर्फ बेसिक है, जिसमें आपके कंप्यूटर की जनरेशन हो गई, इनपुट आउटपुट हो गया, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर हो गया, साथ में आपके जो एमएस ऑफिस होता है उसका वर्ड, और इसके साथ साथ ये एक्सेल और पावर पॉइंट, इन तीनों के बेसिक बेसिक क्वेश्चन है वो जरूर कर लेना, पूछे जाएंगे आपसे। दो दो क्वेश्चन तो आप मान के चलो पूछे जाएंगे, तो इनका बेसिक है अपने को होना चाहिए। इसीलिए मैं आपको हर जो टेस्ट होता है ना उसमें एक दो क्वेश्चन कभी वर्ड का आ जाता है, कभी एक्सेल का आ जाता है, कभी पावर पॉइंट का आ जाता है, तो इनका भी आपको विशेष ध्यान रखना है। यहाँ बात हुई है आपके वर्कशीट की, यानी आपके एक्सेल की, और एक्सेल की बात करें तो उसमें आपको प्रिंट आउट लेना है, लेकिन जो आपकी वर्कशीट है वो एक से अधिक पेज में आ रही है, तो उसको एक पेज में लाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? नो स्केलिंग, फिट शीट ऑन वन पेज, फिट शीट ऑन मल्टीपल पेज, और मर्ज एंड सेंटर। अब देखिए हमें ऑप्शन से पता चल रहा है कि फिट शीट ऑन वन पेज, यानी हमें एक पेज पे करना है, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन है 2 हो जाएगा। इसने बोला है ना कि एक से अधिक पेज में उसका प्रिंट आउट आ रहा है, लेकिन आपको करना क्या है? एक पेज में प्रिंट लेना है, तो अपन ऑप्शन चूज चूज करेंगे, फिट सीट ऑन ए वन पेज। आगे बढ़ते हैं, अगला जो अपना क्वेश्चन है कि निम्न में से गलत कथन को चुनना है। जो हमें दिया हुआ है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के लिए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल कभी करप्ट नहीं हो सकता। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल पासवर्ड सुरक्षित हो सकती है, बिल्कुल सही है, पासवर्ड से सुरक्षित रख सकते हो। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड नवीनतम संस्करण डॉट डॉक्स और डॉक एक्सटेंशन दस्तावेजों में सहायक है, ये भी सही है आपकी। ऑटो सेव सुविधा का उपयोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दस्तावेज का ऑटोमेटिकली रूप से सेव के लिए किया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। आप देखो, अब कोई है ना, जैसे मैं आपको ये क्लास ले रही हूँ, ये मैं एमएस वर्ड में ले रही हूँ। जब मैं ये क्लास बनाती हूँ ना, तो आपके एमएस वर्ड में जब ये फाइल बन जाती है, ठीक है, एमएस वर्ड में जब ये फाइल बन जाती है ना, तो मैं सेव करती हूँ, तो सेव के बटन पे जैसे ही अपन है ना क्लिक करते हैं और उसका अपन टाइटल डालते हैं और फिर सेव पर क्लिक कर देते हैं, तो एक बार है वो ऑटो सेव पर आ जाता है। ये एक बार ऑटो सेव पर आ जाता है, और ऑटो सेव का क्या मीनिंग होता है कि उस फाइल में जब आप कोई भी चेंज करोगे तो ऑटोमेटिकली है वो चेंज हो जाएगा, जब तक आप ऑटो सेव को ऑफ नहीं करोगे। ठीक है, तो ये ऑटो सेव रहता है, तो ये भी आपकी बात सही है। लेकिन जो इसमें गलत है वो है ऑप्शन है फर्स्ट। ऑप्शन फर्स्ट में इसने क्या बोला है? ऑप्शन फर्स्ट में इसने बोला है कि एमएस जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल है वो कभी करप्ट नहीं होती, नहीं भी करप्ट हो सकती है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन है फर्स्ट हो जाएगा। अपन आगे बढ़े, अगला जो क्वेश्चन है आपके पॉलिटी से स्टार्ट होते हैं, और पॉलिटी के आपके इंडियन पॉलिटी का क्वेश्चन है कि संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान सभा के लिए विचार करना है, 13 जनवरी 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया गया था। भीमराव अंबेडकर द्वारा तैयार प्रारूप पर विचार करने के लिए मसौदा समिति का गठन किया गया था, और इसमें से जो कथन सही है वो हमें बताने हैं। इसने ये दे रखा है ना कि कथन कौन सा सही है। अब देखिए, ये क्वेश्चन है ना, ये मैंने आपको जो हमने 12 टेस्ट कर लिए ना उसमें से किसी एक टेस्ट में करवाया, हो सकता है कि उसकी लैंग्वेज थोड़ी सी अलग होगी, ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन मैंने करवाया है। अगर आपने अच्छे से उस चीज को पढ़ा है ना, तो आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। चलिए अपन इस पे बाद में करेंगे कि इसका आंसर क्या सही होगा। पहले हम बात कर लेते हैं संविधान सभा के, जो आपके संविधान सभा के अधिवेशन थे उनकी। ठीक है, संविधान सभा का जो फर्स्ट अधिवेशन था ना, फर्स्ट अधिवेशन कब हुआ था? 9 दिसंबर, 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। और डॉक्टर जो सच्चिदानंद सिन्हा थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सचिनानंद जो सिन्हा थे, उनको सबकी सहमति से है वो जो अस्थायी अध्यक्ष है वो बनाया गया था। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रख लेना, अस्थायी अध्यक्ष है वो बनाया गया था, फर्स्ट अधिवेशन में बनाया गया था, जो कि 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। सचिनानंद सिन्हा थे, उनको बनाया गया था। ठीक है, उसके बाद आपका आता है 11 दिसंबर 1946। 11 दिसंबर 1946 हर बच्चे को हो सकता है याद हो, लेकिन कईयों को कंफ्यूज रह जाता है, तो ये थोड़ा सा आप का रिकॉल हो रहा है, अच्छे से समझ आ जाएगा। जब 11 दिसंबर 1946 को इसमें है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को है वो स्थायी अध्यक्ष है वो बना दिया गया था। डॉक्टर
राजेंद्र डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, उनको संविधान सभा का अध्यक्ष चुन लिया गया था। और जो कि बीएन राव है, वो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार है, वो नियुक्त हुए थे। उसके बाद आपकी बात आती है कौन सी, 13 दिसंबर की। 13 दिसंबर 1946, इसकी बात करें तो इस दिन है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव को है वो क्या किया था, संविधान सभा में प्रस्तुत किया था। और आपसे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इस प्रस्ताव को पारित कब किया गया, ये इंपॉर्टेंट है। तो पारित कब किया गया था, 22 जनवरी 1947। 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया था। तो यानी ये दोनों के दोनों कथन है ना, ये गलत दे रखे हैं। दोनों के दोनों कथन है वो गलत दे रखे हैं। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ना तो ए सही है ना बी सही है। तो राइट आंसर आपका, नीचे चलते हैं, आपका फोर्थ, न तो ए सही है और न आपका बी सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कि केंद्र राज्य संबंधों की जांच के लिए गठित सरकारिया आयोग में कौन सदस्य शामिल थे। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एच आर गोखले, बी शिवरमन, एस आर सेन, वीपी साठे। अगर इनकी बात करें तो आपका जो राइट आंसर है वो क्या होना चाहिए। सबसे पहले हम देखते हैं कि 1983 में केंद्र राज्य संबंधों की जांच करने के लिए जो हाई कोर्ट, सॉरी, जो सुप्रीम कोर्ट के जो पूर्व न्यायाधीश थे, आर एस ए सरकारिया, ठीक है, उनकी अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया था। तो आपको याद रखना है कि कब किया गया था, 1983 में किया गया था। सुप्रीम कोर्ट के जो आपके पूर्व न्यायाधीश थे, आर एस सरकारिया, उनके अध्यक्षता में किया गया था। उसमें अगर अपन देखें, एक तो सदस्य के रूप में देखें तो बी शिवरमन थे। और अगर अपन दूसरा देखें तो दूसरे व्यक्ति कौन थे, आपके एस आर सेन थे, और तीसरे कौन थे, सुब्रमण्यम रामा सुब्रमण्यम थे। तो ये चार सदस्य हो गए। चार कौन कौन से हो गए, आर एस सरकारिया, बी शिवरमन, एस आर सेन और रामा सुब्रमण्यम। तो आपका इसमें से राइट आंसर ऑप्शन बी और सी। तो आपका नीचे से ही कूट अपन चुनेंगे तो बी और सी वाला ऑप्शन 2 है। तो राइट आंसर ऑप्शन है 2 हो जाएगा कि एक तो बी शिवरमन थे और एक एस आर ए सेन थे, एक एस आर सेन थे। आगे अपन बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, और जो कि अगला क्वेश्चन आपका केंद्रीय सूचना आयोग से। इसने दे रखा है कि जो केंद्रीय सूचना आयोग के कार्यों के संदर्भ में कौन सा कथन है वो ना वो सही नहीं है, वो हमें चुनना है। अपीलीय अधिकारी के विरुद्ध अपील सुनना, सूचना के अधिकार अधिनियम का प्रचार प्रसार करना, अपना वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति को देना, और दोषी लोक सूचना अधिकारी पर 250 रुपए प्रतिदिन जुर्माना लगा सकता है। दोषी है वो लोक सूचना अधिकारी पर 250 रुपए प्रतिदिन जुर्माना लगा सकता है। अब आप देखो, ये भी मैंने आपको बताया है कि आपके केंद्रीय सूचना आयोग और जो राज्य सूचना आयोग है ना, सभी के मैंने कार्य एक एक बार आपको बताए है। तो एक बार फिर मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल करवा देती हूँ कि अपीलीय अधिकारी के विरुद्ध अपील को सुनना उसका कार्य है, ठीक है। दूसरा, सूचना के अधिकार अधिनियम का प्रचार प्रसार करना, अपना वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति को सौंपना, दोषी लोक सूचना अधिकारी पर 250 रुपए प्रतिदिन जुर्माना लगा सकता है, ठीक है। और एक आयोग स्वयं अपने स्तर भी सूचना उपलब्ध करवा सकता है, ठीक है। सूचना उपलब्ध करवा सकता है स्वयं अपने स्तर पर, स्वयं में अपने स्तर पर। तो ये भी याद रखना। तो आपको ये 5 कार्य मैंने बता दिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा। ए बी सी डी सारे के सारे इसके कार्य रहते हैं। आगे अपन बढ़े और अगला क्वेश्चन आपके राजस्थान पॉलिटी का आता है। यहाँ पर हमने इंडिया पॉलिटी की है वो क्वेश्चन कर लिए। अब अपन चलते हैं राजस्थान पॉलिटी पर। और राजस्थान पॉलिटी का क्वेश्चन है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सी रियासतों में लोक सेवा आयोग कार्य करते। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें आपको इनमें से बताना है, फिर नीचे से ही कूट का चयन करना है। अगर अपन राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना से पूर्व की बात करें ना, तो 3 ऐसी रियासतें थी जिसमें लोक सेवा आयोग उनका स्वयं का चलता था। 3 कौन कौन सी थी, एक तो आपके जयपुर थी, एक आपके जोधपुर थी और एक आपके बीकानेर थी। तो 3 रियासतें ऐसी थी जहां पर चलता था। तो आपका ए हो गया, सी हो गया और डी हो गया। ए सी डी है वो आपके ऑप्शन है फोर्थ में दिया हुआ है। तो राइट आंसर ऑप्शन है फोर्थ हो गया। ये फोर्थ अपना क्वेश्चन था।
सिक्स्थ क्वेश्चन था। अब अपन चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। उससे पहले एक बार मैं आपको अपनी टेस्ट सीरीज के बारे में बता देती हूँ कि अगर आपको इसी प्रकार जो हम क्लास में सॉल्यूशन के साथ अच्छे अच्छे क्वेश्चन करते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन अगर आपको व्याख्या सहित चाहिए और बिल्कुल आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग चाहिए, तो आप हमारी टेस्ट सीरीज को परचेज कर सकते हो। 199 में आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी, जिसमें आपके 10 टेस्ट है वो रहेंगे, और 10 टेस्ट के साथ साथ है उनकी व्याख्या, उनका सॉल्यूशन का जो पीडीएफ है आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। और ये पीडीएफ आपके पास रहेगा, तो आप एग्जाम से पहले है कभी भी इसका रिवीजन कर सकते हो। काफी ज्यादा बच्चों को पसंद आने वाली टेस्ट सीरीज है। अगर आप इसको बाय करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम पर @preet_classes05 पर मैसेज कर सकते हैं। और अगर आपको इस चैनल पर कोई भी आपको जानकारी दी जाती है, कोई भी क्लास लगाई जाती है ना, उसकी अगर आपको पीडीएफ लेनी होगी तो आप लर्न विद प्रीत चौधरी टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लेना। तो अगर कोई बच्चा इच्छुक है टेस्ट सीरीज का तो आप ज्वाइन कर सकते हो। और एक बात चीज मैं हमेशा बोलती हूँ कि टेस्ट सीरीज ज्यादा से ज्यादा लेना, ज्यादा से ज्यादा है वो क्वेश्चंस आपको सोल्व करने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना। जरूरी नहीं है यही टेस्ट सीरीज हो, टेस्ट सीरीज आपसे जहां से भी अच्छी लगे, जहां से भी आपको लगे कि हाँ ये टेस्ट सीरीज बढ़िया है, आपको टेस्ट है वो जरूर देने चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो आता है आपके नीति आयोग के बारे में, कि नीति आयोग के बारे में कौन से कथन सही हैं, उनको हमें चुनना है। नीति आयोग का गठन 25 जनवरी 2016 को किया गया। नीति आयोग वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है। नीति आयोग का पूर्ण रूप नेशनल इंस्टीट्यूट नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है। नीति आयोग भारत सरकार का एक पॉलिसी थिंक टैंक है। अगर इसमें अपन बात करें राइट आंसर की, तो आपका जो राइट आंसर है वो क्या होना चाहिए कि इसमें क्या नीति आयोग का गठन 25 जनवरी 2016 को हुआ था? बिल्कुल गलत बात है। कब हुआ था? 25 जनवरी को नहीं हुआ था, ये हुआ था 1 जनवरी 2015 को। 1 जनवरी 2015 को हुआ था। तो पहले ये गलत हो गया, अब हमने देख लिया सही क्या है। आपको पता है कि जो आपका नीति आयोग है वो योजना आयोग की जगह इसने योजना आयोग का स्थान लिया है, और योजना आयोग था वो वर्ष 2015 में समाप्त कर दिया गया, जिसकी जगह 1 जनवरी 2015 से है वो नीति आयोग की स्थापना कर दी गई। फिर बात करें नीति आयोग की, तो इसकी जो प्रकृति है ना वो गैर संवैधानिक है। ये क्या है? गैर संवैधानिक है। गैर संवैधानिक बोल दे या फिर गैर वैधानिक बोल दे, गैर वैधानिक बोल दे, ये भी इंपॉर्टेंट है ना। कई बार पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से ऐसे कौन से निकाय है जो गैर संवैधानिक है, और उसमें से आपको 3-4 ऑप्शन दे देते हैं, नीचे आपको कूट उसमें से चुनना होता है। फिर इसकी बात करें, जो कि नीति आयोग भारत सरकार का एक थिंक टैंक है, इसे योजना आयोग का स्थान ले लिया। इसकी फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ए ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है। तो आपके सी और डी बिल्कुल सही दिया गया है, जो गलत दिए गए वो ए और बी है। अपन को सही इसमें से चुनना था, तो सही आपका सी और डी हो गया, तो राइट आंसर ऑप्शन है फोर्थ हो जाएगा। अपन बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, और अगला जो क्वेश्चन है वो पंचायती राज व्यवस्था से है, कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत है वो किस जिले से हुई थी? जयपुर से, भीलवाड़ा से, नागौर से और अजमेर से। इस क्वेश्चन का पता आप सभी को अच्छे से है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था है वो कब स्टार्ट हुई थी? 1958 में राष्ट्रीय विकास ने जो बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों के आधार पर 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान का जो नागौर जिला है उसमें एक बगदरी गांव पड़ता है, वहां से त्रिस्तरीय पंचायत का उद्घाटन किया था। तो पंचायती राज पूछ ले, त्रिस्तरीय पंचायत राज पूछ ले, तो ये पहली बार है वो नागौर जिले से स्टार्ट किया गया था। ठीक है। 1958 में जो राष्ट्रीय विकास था उन्होंने बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों के आधार पर कब बनाया? 2 अक्टूबर 1959 को। तो दोनों चीजें याद रखना, राइट आंसर ऑप्शन है थर्ड हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो आपके इको से रिलेटेड है, और अगर इसके अपन बात करें कि सरकारी बजट के राजस्व खाते की कुल व्यय यदि कुल आय से अधिक हो जाए तो घाटे की मात्रा है वो कहलाती है। जो घाटा आता है वो क्या कहलाता है? इसकी बात करें, क्या ये राजकोषीय घाटा होता है, राजस्व घाटा होता है, प्रभावी राजस्व घाटा होता है, या फिर प्राथमिक घाटा होता है? अगर अपन बात करें कि सरकारी बजट के राजस्व खाते का जो कुल व्यय है
वो कुल आय से अधिक हो तो घाटे की मात्रा है वो कहलाती है राजस्व घाटा। वो क्या कहलाता है? राजस्व घाटा कहलाता है। राजस्व घाटे को कम करने के लिए खर्च किए जाने वाले जो पैसे हैं का उपयोग किसी भी विकासात्मक कार्य के लिए किया जा सकता है। इंपॉर्टेंट चीज है, ये भी आप ध्यान रखना। ठीक है, विकासात्मक कार्य के लिए किया जा सकता है, तो राइट आंसर ऑप्शन है 2 हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो आपका है कि बजट एक लेख पत्र है। बजट एक लेख पत्र है किसका? सरकार की मौद्रिक नीति का, सरकार की वाणिज्यिक नीति का, सरकार की राजकोषीय नीति का और सरकार की मुद्रा बचत नीति का। मुद्रा बचत नीति का, तो बजट की बात करें तो ये एक सरकार की राजकोषीय नीति का लेख पत्र है। वित्त मंत्रालय समस्त विभागों की जो अनुदान मांगो है उनको एकत्रित करता है और उनको एकत्रित करके वित्तीय नीति संबंधित मामलों से संपूर्ण जो मंत्री परिषद होती है ना, संपूर्ण मंत्री परिषद में निर्णय लेकर आय व्यय का लेख पत्र दस्तावेज तैयार करता है, जिसे क्या बोला जाता है? जिसे बजट बोला जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन है 3 हो जाएगा। आगे अपन बढ़ते हैं और आगे हमारे जो क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं वो आपके जनरल साइंस के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। अब तक हमने आपके कंप्यूटर साइंस कर लिया, यानी कंप्यूटर के क्वेश्चन कर लिए, राजस्थान पॉलिटी, इंडिया पॉलिटी और इको के क्वेश्चन कर लिए, यानी हमें 4 सब्जेक्ट कर चुके हैं। अब चलते हैं अपन साइंस पर। साइंस की बात करेंगे अपन यहाँ पर, तो हमें जो क्वेश्चन दिया गया है कि आपके प्लाज्मिड जो आनुवांशिक इंजीनियरिंग में प्रयुक्त होता है, प्राप्त होता है बेसिलस थुरिनजिएंसिस से, इस्चेरिचिया कोलाई से, एग्रोबैक्टीरियम से, राइजोजिन से और एग्रोबैक्टीरियम में ट्यूमेफिशियन से। अगर अपन बात करें प्लाज्मिड या फिर ट्यूमर इंडूसिंग प्लाज्मिड की बात करें, तो ये एक ऐसा प्लाज्मिड है जो हमेशा ही नहीं, मतलब प्राय हमेशा नहीं बोल सकते, ऐसे जेनेटिक उपकरण का भाग है कि जिसमें इस प्लाज्मिडियम की बात करें ना तो 196 जीन होते हैं और 195 प्रोटीन का इसे कोड करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ना वो ऑप्शन है डी हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन है डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ये टाइटेनियम प्लाज्मिड की बात हो रही है। निम्नलिखित में से कौन से पादप से कीटनाशी पाइरेत्रम बनाया जाता है? साइमोपोगोन, क्राइसेंथेमम, टेफ्रोसिया, विटिवेरिया। अगर अपन बात करें कि कौन से पादप से कीटनाशी पाइरेत्रम बनाया जाता है, तो पाइरेत्रम कई पुराने जो पौधे थे ना उनका एक क्या है? जीन्स है। उनका एक जीन्स है। ठीक है, जो अब है वो क्रिसेंथेमम या फिर टेंसेटम के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। तो आप याद रखना, या तो इसको क्या बोलते हैं, इसे क्राइसेंथीम बोल दे या क्रिसेंथीमम बोल दे, या फिर इसे टेनेस्टम भी बोलते हैं। टेनेस्टम भी बोलते हैं। तो आप याद रखोगे, राइट आंसर ऑप्शन है बी हो जाएगा। निम्न में से किस प्रकार का आरएनए आरएनए प्रसंस्करण में भाग लेता है? अगर अपन इनकी बात करें तो mRNA, tRNA, छोटे नाभिकीय आरएनए यानी snRNA या विजातीय नाभिकीय आरएनए यानी hnA-RNA। तो अगर अपन बात करें तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। जो विजातीय आरएनए होता है, आरएनए, यूकेरोटिक कोशिका में नाभिक में पाए जाने वाले क्या होते हैं? आरएनए होते हैं। जब ये संशोधक या प्रसंस्करण से गुजरता है तो ये परिपक्व जो आरएनए होता है ना, इसको जल देता है और जिसमें प्रोटीन संश्लेषण के लिए एमिनो एसिड है वो कोड होते हैं। ठीक है, तो ये याद रख लेना, राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। पहली फसल जिसका जीनोम अनुक्रमित किया गया है, इसमें देखें तो चावल, गेहूं, मक्का और जई। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। जो चावल है, चावल का जीनोम सबसे पहले है वो अनुक्रमित किया गया। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है? इसमें से हमें बताना है कि कौन है वो मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है। सागरिका, पिनाका, कोरनेट और सागर धवनी। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, पिनाका। अगर अपन पिनाका की बात करें तो स्वदेशी तकनीक से डीआरडीओ द्वारा विकसित मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है। ठीक है, जो कि ये पुणे में निर्मित की गई है। तो इसका जो नाम है वो भगवान शंकर का जो धनुष था, भगवान शंकर का जो धनुष था,
पिनाक, उसके नाम पर पिनाका रखा गया है। इसके माध्यम से एक बार में सिर्फ 44 सेकंड में, कितने, 44 सेकंड में 72 रॉकेट दागे जा सकते हैं। तो ये भी आप याद रख सकते हो। इसका यूज है वो कारगिल युद्ध में किया जा चुका है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी पीछे ही 26 जुलाई को कारगिल विश्व युद्ध की जो सालगिरह है वो बनाई गई थी। और इसकी मारक क्षमता आपसे पूछ ले तो इसकी मारक क्षमता 40 से 65 किलोमीटर तक है। और इसकी जो गति है ना वो कितनी है, वो 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो ये भी आप पिनाका के लिए याद रख सकते हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अब आपके जीके पर, और जीके का जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका वो है जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड, इसकी बात करें, जलियांवाला बाग हत्याकांड है वो कब हुआ था? 5 मई 1918, 1 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1919, 29 अप्रैल 1919। सबसे पहले तो कि ये हुआ क्यों था, कि जब सरकार द्वारा जो रोलेट एक्ट लाया गया था, रोलेट एक्ट पास किए जाने के विरोध में कौन कौन, एक तो सैफुद्दीन किचलू, डॉक्टर सत्यपाल और अन्य नेताओं ने पंजाब में जगह जगह है वो क्या किए थे, आंदोलन या फिर सभाएं मान ले उन्होंने की थी, किसके, रोलेट एक्ट के विरुद्ध में। ठीक है, इसमें कई बार इन नेताओं का नाम पूछ लिया जाता है, तो आप याद रख सकते हो, सैफुद्दीन किचलू। दूसरे कौन थे, डॉक्टर सत्यपाल, डॉक्टर सत्यपाल। कई बार ये जो सैफुद्दीन है ना, इनका नाम पूछ लिया जाता है। दोनों ही आप याद रखना कि इन्होंने रोलेट एक्ट की निंदा के लिए पंजाब में जगह जगह सभाएं करी थी। ठीक है, इसके कारण सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। और जब इन अपने लोकप्रिय नेताओं को गिरफ्तार हुआ देखा तो जनता ने है वो क्या किया था, वो एक भारी भीड़ में इकट्ठा हुए थे 13 अप्रैल को पंजाब के अमृतसर में, पंजाब के अमृतसर में। ठीक है, और वहां पर जलियांवाला बाग जगह है, वहां पर एकत्रित भीड़ को तितर बितर करने के लिए जनरल डायर के द्वारा गोली चलाने का आदेश दिया गया था। इसके बाद में पंजाब में मार्शल लॉ भी लागू हुआ था, ये भी आप याद रख लेना, मार्शल लॉ है वो लागू हुआ था। और इसको राष्ट्रवादियों ने क्या बोला है, काला कानून भी बोला है रोलेट एक्ट को। तो आपका जो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। जलियांवाला बाग से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनने वाले थे मैंने बता दिया कि इसके जो प्रसिद्ध या फिर लोकप्रिय नेता कौन थे, सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल। पंजाब में हुआ था, और रोलेट एक्ट के विरुद्ध में इन्होंने क्या की थी, जनसभाएं की थी। अमृतसर में जगह है जलियांवाला बाग, वहां हुआ था। इसके विरुद्ध पंजाब में मार्शल लॉ भी लागू हुआ था। तो ये सारी चीजें आपके साथ हमने डिस्कस कर ली। अब अपन बढ़ते हैं आपके बिजोलिया शिलालेख की तरफ। बिजोलिया शिलालेख में किस वंश का उल्लेख किया गया है? सबसे पहले अगर बिजोलिया शिलालेख की बात करें तो आपसे कई बार पूछ लिया जाता है कब का है, तो ये 1170 ईस्वी का है, जो कि बिजोलिया, और बिजोलिया कहां पर है, भीलवाड़ा। बिजोलिया भीलवाड़ा का जो एक पार्श्वनाथ जैन मंदिर है, जैन मंदिर, उसके पास में एक चट्टान पर ये उत्कीर्णें है। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हो। इस शिलालेख की बात करें तो इसमें चौहान वंश है, उनके चौहान वंश से रिलेटेड है ये। और जो चौहान वंश के जो आदि पुरुष है कौन, वासुदेव चौहान, वासुदेव चौहान, इन्होंने 551 ईस्वी में शाकंभरी चौहान राज्य की स्थापना की थी, सांबर जेल का निर्माण करवाया था। ये सारी चीजें इसमें दी हुई है। मतलब आपसे कई बार पूछ लिया जाता है, जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इस चीज का उल्लेख किस चीज में, जैसे आपसे पूछ ले कि सांबर जेल का निर्माण है वो वासुदेव चौहान ने करवाया था, इस चीज का उल्लेख है आपको कहाँ मिलता है, तो आपको बिजोलिया शिलालेख में मिलता है। 1170 ईस्वी का ये शिलालेख है, जो कि भीलवाड़ा में स्थित है। भीलवाड़ा के पार्श्वनाथ जैन मंदिर है, वहां पर एक चट्टान में उत्कीर्ण किया हुआ है। इस शिलालेख से एक जानकारी और मिलती है कि जो विग्रह राज चतुर्थ थे, कौन है, विग्रह विग्रह राज चतुर्थ, विग्रह राज चतुर्थ थे, उन्होंने दिल्ली को अपने अधीन किया था। और उसमें दिल्ली के जगह दिल्ली का नाम है वो मिलता है, दिल्ली का नाम है मिलता है, तो उसको अपने अधीन किया था। ये भी बिजोलिया शिलालेख में, और ये काफी बार क्वेश्चन है वो पूछा गया है कि विग्रहराज चतुर्थ ने दिल्ली को अपने अधीन किया था, इसका उल्लेख आपको कहाँ मिलता है, तो ये आपको बिजोलिया शिलालेख में मिलता है।
ठीक है। और ये जैन श्रावक लोलक ने इस मंदिर की स्मृति में इसे उत्कीर्ण है वो करवाया था, तो ये भी आप याद रख सकते हो। तो आपको पता चल गया कि चौहान वंश का बिजोलिया शिलालेख में उल्लेख मिलता है। आगे बढ़े, अगला जो क्वेश्चन है कि स्वीडन देश के पुरातात्वविद डॉक्टर हन्ना रीड के निर्देशन में किस सभ्यता का उत्खनन हुआ है? पीलीबंगा, रैंड, नोहे और रंग महल। राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, रंग महल, जो कि हनुमानगढ़ में स्थित है। कहाँ है? हनुमानगढ़ में। हनुमानगढ़ जिले में जो प्राचीन सरस्वती नदी है ना, सरस्वती नदी, जिसे अभी वर्तमान में क्या बोलते हैं? घग्गर बोलते हैं, इस नदी के पास में स्थित है, जहां डॉक्टर हनारिड के निर्देशन में एक स्वीडिश एक्सपीडिशन दल द्वारा 1952-54 में खुदाई की गई थी। उत्खनन में यहाँ जो बसने वाली बस्ती है ना, उनके 3 बार बसने और 3 बार उजड़ने के अवशेष मिले। तो ये भी आप याद रखना कि किसी बस्ती के 3 बार बसने और 3 बार उजड़ने की उल्लेख है वो किस सभ्यता में मिले है? तो वो रंग महल में मिले, जो कि मानगढ़ में स्थित है। ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, याद रख लेना। आगे अपन बढ़ते हैं, अगला आता है कि नागभट्ट प्रथम निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित थे? अगर नागभट्ट प्रथम की बात करें तो ये नरभट्ट के पुत्र थे। ये बड़े प्रतापी शासक थे और इन्हें नाहड़ भी कहा जाता है। नाहड़ भी कहा जाता है, कहा जाता है। फिर अगर अपन बात करें तो जो अभी अपने जैसे बिजोलिया शिलालेख की बात की थी ना, तो वैसे ही आपको पता होगा एक गटियाला शिलालेख है। गटियाली गटियाली शिलालेख है, उसके अनुसार अगर देखें तो नागभट्ट ने मंडोर के पूर्व में राज्य की सीमा का विस्तार किया था और जो मेड़ता है उसको अपनी राजधानी बनाया था। और मेड़ता कहाँ है? ये नागौर में पड़ती है। नागौर में पड़ती है। इसको उस टाइम मेड़ांतक बोला जाता था। उसको क्या बोला जाता था? मेड़ांतक। तो अगर ये भी पूछ ले तो आप याद रखना, नागभट्ट प्रथम ने इसको राजधानी बनाया था। और ये किस राजवंश से संबंधित है? तो ये आपके गुर्जर प्रतिहार राजवंश से संबंधित है। तो राइट आंसर ऑप्शन है बी हो जाएगा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हमने 19 क्वेश्चन किए। आपको पता है कि 19 क्वेश्चन में ही हमने कितनी ज्यादा एक्स्ट्रा फैक्ट है वो याद किए, अच्छे से समझे हैं। क्लास कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना। अच्छी लगी तो लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। क्लास को एक बार ले लिया, अच्छे से आपको सारी चीजें समझ आ गई, तो अब इस पीडीएफ का 2 से 3 बार रिवीजन जरूर कर लेना। प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करोगे आपका जो एग्जाम है वो काफी अच्छे से आप है वो स्कोर कर पाओगे। क्योंकि जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा अच्छी हैबिट बनेगी और उसी से है वो आपको एग्जाम में कम नेगेटिव मार्किंग से आप बच पाओगे। ठीक है, तो चलिए अब अपन मिलते हैं अगले टेस्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।